देखो, कल मैंने सवाल भेजे थे, अब ये सवाल है तो कुछ सवाल है मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ और फिर इनको जो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, पहला कल सवाल मैं बताया था। अब सवाल ये है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, अगर किसी को ना दिख रहा हो तो। चालकता सेल में 0.05 एम NaOH, विलयन का प्रतिरोध 31.6 ओम। ठीक है। यदि चालकता सेल का सेल स्थिरांक है, ये सेल स्थिरांक, ये जो लिख रहा है ना, सेल स्थिरांक का मान 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स। वैसे इसके मात्रक से पता चल जाती है, एल अपॉन ए का मात्रक होता है सेंटीमीटर इनवर्स, तो मात्रक से पता चल जाती है सेल स्थिरांक है। तो ग्राफ विलियन की मोलर चालकता ज्ञात करो। सही है। अब सुनो, मैं देखो इसे बताता हूँ, तुम्हें मैं बता देता हूँ इसने दिया क्या क्या। इसने दिया है मोलरिटी। इसकी जो मोलरिटी है वो है 0.05 एम। ठीक है। और इसमें आर दिया है 31.6 ओम। ठीक है, ये इसका आर दिया है। अब इसने, अच्छा, और एल एल अपॉन ए दिया है इसने 0.367 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है मोलर चालकता। सही है। अब मोलर चालकता तुम्हें चाहिए, तो मोलर चालकता क्या होती है? मोलर चालकता होती है क्या? लैम्डा एम। और लैम्डा एम क्या होता है जी? लैम्डा एम होता है कपा इंटू 1000 अपॉन एम। ये तो होती है लैम्डा एम। अब कपा क्या होता है? कपा बराबर तुमको मैं पहले ही बता दिया था 1/r L/A। ठीक है, तो रख दो 1/r L/A 1000/m। तो 1/r, r की वैल्यू कितनी है? 31.6। L/A की वैल्यू है 367। 1000 ये है ही, और ये 0.05, ये तुम्हारी वो है क्या, m की वैल्यू। बस, तो ध्यान रखना, बहुत सिंपल से सवाल है, और जब इसे तुम कैलकुलेशन करोगे इसकी, तो जो लेमडा एम है वो तुम्हारा कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 232। क्या है? तुमको मैं बताया था एस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट बताया था। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया लेमडा एम। बात समझ में आ गई? मतलब एम दे रखी है, एम कितनी दे रखी है? 0.05। आर कितना दे रखा है? 31.6। एल अपॉन ये तुम्हारा ये रहा, लेमडा एम की वैल्यू निकालनी है, रख दो फॉर्मूले, अपने आप आ जाएगी। समझ गए? तो एक सवाल तो ये है। सवाल आते हैं और बड़े अच्छे सवाल है, सिंपल सादा से, ज्यादा कठिन है नहीं। अगला सवाल देखो, एक सवाल ये देखो, ये सवाल है, इसे जरा ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि एक n/50 नॉर्मलता युक्त दुर्बल मोनोभास्मिक, मोनोभास्मिक का मतलब मोनोबेसिक, इसकी क्षारकता 1 है। अम्ल की विशिष्ट चालकता का मान, अम्ल की विशिष्ट चालकता का मान 18 डिग्री सेल्सियस पर कितना है? 2.16 गुणा 10⁻³ ओम। इस विलयन की तुल्यांक और मोलर चालकता बताओ। यानी देखो, इसकी नॉर्मलता दे रखी है तुम्हें, और विशिष्ट चालकता दे रखी है, तुल्यांक और मोलर चालकता पूछी है। अब मैं सवाल को करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें दी है इसकी नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी है कितनी? 1/50। ठीक है। उसके बाद विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होती थी? कपा, और कपा की वैल्यू कितनी है? 2.16 इंटू 10⁻³ सही है भाई। क्या पूछी है? तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता। तो अब बड़ा आसान है, कैसे करोगे? वही पुराना फॉर्मूला अप्लाई करो। सबसे पहले निकाल लो तुल्यांक चालकता, क्योंकि एन दे रखी है। तुल्यांक चालकता होती थी लैम्डा ई क्यू इक्वल टू कपा इंटू 1000/n। कपा की वैल्यू ये रही, गुणा 10⁻³ 1000, और n है 1/50। तो 1/50 का मतलब 50 ऊपर पहुंच जाएगा, इतना ध्यान रखना। तो जब इसे हल करोगे तो ये आएगा 2.16 गुणा 10⁻³। ठीक है, 2.1, ये 1000 गुणा 50। ठीक है भाई।
ये आ जाएगी तुम्हारी लैम्डा ई क्यू। अब इसे कैलकुलेट कर लेना जो भी कुछ है। ये जो आंसर आएगा लैम्डा ई क्यू का, ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेना अपना, ये आंसर आ जाएगा। अब लैम्डा एम चाहिए, मोलर चालकता। देखो कल मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था, तुम्हें अगर याद हो तो तुमने लिखा था लैम्डा एम इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू लैम्डा ई क्यू, ये था फॉर्मूला, कल लिखा था फॉर्मूला, अगर याद हो तो। ठीक है, अब बात ये समझो कि इसमें वैलेंसी फैक्टर क्या है। देखो लैम्डा एम निकालनी है, वैलेंसी फैक्टर है 1, और लैम्डा ई क्यू जो आई है वो इतनी रहेगी, जो ऊपर आई है उसे यहाँ रख देना। सही है। अब वैलेंसी फैक्टर 1 क्यों? क्योंकि देखो सवाल में मैंने बोला था एक दुर्बल मोनोभास्मिक, मोनोभास्मिक का साफ संकेत है कि इसकी क्षारकता 1 है, इसलिए इसे ऐसे ही लिखा जाएगा। समझ गए? तो ये तुम्हारे इसके कुछ सवाल थे जो तुम्हें मैंने बता दिए। ठीक है भाई, और अपना आप कर लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, बता दी जाएंगे। अब बात आती है इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक का मतलब है, मैं इसमें बता दूं सबसे पहले तुम्हें समझना है इलेक्ट्रोड। एक शब्द है इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड का मतलब समझ में आना चाहिए क्या होता है, समझ रहे हो? अगर इलेक्ट्रोड नहीं पता है तो पूरी कहानी खत्म। अब इलेक्ट्रोड समझो जरा क्या चीज है। देखो अब इसमें तुम एक शब्द है इलेक्ट्रोड। पहली बात तो ये है कि ये जो भी चीज होती है ये विद्युत सुचालक होगी, यानी विद्युत सुचालक। ठीक है, विद्युत सुचालक का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोड होता क्या है? जनरली ये रॉड होती है, मेटेलिक होती है, या किसी मेटेलिक कंडक्टर की रॉड होती है। और विद्युत इलेक्ट्रोड बनता कैसे? जिन्हें कैथोड एनोड के नाम, इनको दो नाम दिए गए। तो पहली बात तो इलेक्ट्रोड समझना तुम्हें ये है कि जैसे मान लो ये मैं कंटेनर है, बात को समझो जरा, ये कंटेनर है। मैंने तुमसे कहा था दो टाइप के सुचालक होते हैं, विद्युत सुचालक। एक होते हैं धात्विक सुचालक, जिन जैसे धातु, और उनको मैंने बताया था तुम्हें पहले दिन ही कि ऐसे पदार्थ जिनमें बिना रासायनिक परिवर्तन हुए विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धात्विक सुचालक कहते हैं। और एक होते थे विद्युत अपघटन सुचालक, जिनको मैंने बताया था ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था, जो जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में अपने आयनों में टूट जाते हैं और विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो दो टाइप के सुचालक बताए, एक धात्विक और एक विद्युत अपघटन। तो मैंने क्या काम करा है कि इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वैद्युत अपघट्य। जैसे मान लो NaCl ही मिला दिया, तो सबको पता है Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? विद्युत अपघटनी सॉल्यूशन हो गया ना, वैद्युत अपघट्य बना हुआ। और इसमें मैंने डाल दी कोई रॉड किसी मेटल की, जैसे मान लो मैंने डाल दी है जिंक रॉड। तो समझने का मतलब ये है कि ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि जब किसी मेटेलिक रॉड को किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोया जाए, मतलब सीधा सीधा मैं समझ लो, मैं परिभाषा जो बोल रहा हूं ये तुम लिख लेना। जब किसी धात्विक सुचालक को किसी विद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में लाया जाता है, तो इस प्रकार बनी युक्ति या निकाय को इलेक्ट्रोड या अर्धशैल कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। तो ये रहा विद्युत धात्विक सुचालक, ये रहा विद्युत अपघट्य सुचालक, इससे बन गया इलेक्ट्रोड। अब ध्यान रखना इलेक्ट्रोड होते हैं दो, एक एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, तुम्हें एनोड पे ध्यान रखना है सदैव, मैं लिख दे रहा हूं सदैव ऑक्सीकरण होता है, और यहां लिखोगे सदैव अपचयन होता है। इस इलेक्ट्रोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा, इस इलेक्ट्रोड पर सदैव अपचयन होगा। अपचयन का मतलब यहाँ जो मेन बात है, अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, और ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागना। यानी या धनावेश बढ़ेगा या इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, या ऋणावेश बढ़ेगा या ये समझ लो धनावेश घटेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो यहाँ ऐसे मान लो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। यहाँ ये काम तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो एक तो इलेक्ट्रोड समझ में आई होगी, एक तुम्हारी समझ में आई होगी कि ये जो दोनों टाइप के इलेक्ट्रोड होते कैसे हैं। ठीक है, अब मेन बात ये है कि
हमें समझनी है रेडॉक्स रिएक्शन। देखो एक शब्द है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या? देखो रेड का मतलब है ऐसी चीज जिसमें ऑक्सीडेशन, यानी रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। समझ गए? रिडक्शन का मतलब है अपचयन और इसका मतलब है ऑक्सीकरण। तो समझना ये है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जिसमें ऑक्सीकरण भी हो अपचयन भी, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और इसके लिए तुम्हें एक बात समझनी है, सबसे पहले मैं बता दूं। देखो एक बात समझ लो, ये कोई कंटेनर है, मान लो बॉक्स है कोई, जिसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा है। जैसे मान लो मैंने इसमें भर दिया है CuSO4, मान लो CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। तो ये CuSO4 Cu डबल प्लस में टूट जाएगा और SO4 में टूट जाएगा, क्योंकि विद्युत अपघटन तो जल में तो टूट जाना है। इसमें मैंने मान डुबो दी जिंक की रॉड, किसकी? Zn रॉड। अब बात को समझना तुम, और ये जनरल बात है, मतलब ये तुम भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक कंटेनर लो, उसमें कॉपर सल्फेट डाल दो और उसमें जिंक डाल दो। अब इसमें होगा क्या कि इसमें कुछ समय बाद जिंक की रॉड जो है वो धीरे धीरे नीचे से कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे मान लो पहले इतनी चौड़ी थी, तो बाद में पता चलेगा धीरे धीरे वो ऐसे कम होती चली जा रही है। पहले इतनी थी तो धीरे धीरे कम होती चली आ रही है, यानी धीरे 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 कम होती चली आ रही है। और एक बात और पता चल रहा है कि पानी जो जो ठंडा था वो धीरे धीरे गर्म भी हो रहा है। तो इसका मतलब हीट पैदा हुई, कहीं ना कहीं कोई तो रिएक्शन हुई जिसके कारण पानी गर्म हो गया और जिंक की रॉड घट गई। तो हुई क्या? हमने कुछ नहीं कराया, ये अपने आप ही हुई। तो अब हमें समझना ये कि है क्या ये। इसमें हुआ ये कि जिंक जो था, जिंक के एटम, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करने शुरू कर दिए। और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं इसे? ऑक्सीडेशन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस सॉल्यूशन में उतर गए, तो इन इलेक्ट्रॉनों को इन धनायनों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो सबको पता है धनायन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और ये क्या बन गया? कॉपर। और देखो धनावेश यहाँ तो बढ़ा है तो ऑक्सीकरण, और यहाँ घटा तो इसलिए क्या कहा जाएगा इसे? अपचयन। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जिंक तो जो था वो Zn डबल प्लस बनना शुरू हो गया और सॉल्यूशन में आ गया, और धीरे धीरे जिंक की रॉड घटनी शुरू हो गई। कॉपर जो था उसने इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर दिया, वो कॉपर बन गया, और कॉपर बन के वो नीचे बैठना शुरू हो गया। तो पता चलेगा यहाँ कुछ लाल लाल रंग का सा, जो विलियन में नीचे लाल लाल रंग का सा कुछ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो यहाँ प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया और सॉल्यूशन में हीट पैदा हुई इस रिएक्शन से, जिससे पानी या जो सॉल्यूशन था वो इस रिएक्शन के दौरान हीट गर्म हुई, हीट हुई मतलब पैदा, तो उससे जो सॉल्यूशन था वो गर्म हो गया। तो यहाँ इसको कहा जाता है डायरेक्ट डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। सही है, ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। अब अगर मान लीजिए जो इसमें हीट पैदा हो रही थी, उस हीट को तो बेकार चली गई। अगर उसे हम कंट्रोल कर लेते कैसे ही किसी तरीके से, तो वो हीट काम आती। और वो हीट को फिर तरीका जब ढूंढा गया तो फिर उस रिएक्शन को कहा गया इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब उस हीट का इस्तेमाल किया गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में, जैसे बैटरियों में होता है, इन्वर्टर की बैटरी में यही काम होती है। वो रिएक्शन जो हीट बनती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं, तो वो फिर काम आ जाती है। तो फिर उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये डायरेक्ट रिएक्शन हुई, फिर इनडायरेक्ट कराई गई, और इनडायरेक्ट कराने का मतलब जो हीट पैदा हो रही थी उसे कंट्रोल किया गया और उसका इस्तेमाल किया गया अच्छे कामों में। तो फिर हुई इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहली बात तो तुम्हें समझ में आना चाहिए रेडॉक्स क्या है। दूसरी बात, ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है जो एक कंटेनर में हुई जिससे हीट पैदा हुई। इस हीट को इस्तेमाल किया गया और फिर बनाया गया इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के बेस पर सेल। तो अब हमें समझना है सेल। देखो सेल जो शब्द है, सेल का मतलब क्या है, सेल बनता कैसे ये समझो। देखो मैंने तुमसे कहा दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड और एक कैथोड। यदि दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दे तो सेल बन जाता है। मतलब सेल को अगर डिफाइन करना हो तो सेल का मतलब है जब किसी धात्विक सुचालक द्वारा एनोड तथा कैथोड को जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार बनी युक्ति को सेल कहते हैं। एनोड और कैथोड को किसी धात्विक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उसे सेल कहते हैं। अब सेल हमारे हैं दो प्रकार के। देखो जो मेनली काम करते हैं,
एक है विद्युत रासायनिक सेल और एक है विद्युत अपघटनी सेल, यानी ये है विद्युत रासायनिक सेल और एक है विद्युत अपघटनी सेल। दो सेल है हमारे पास, ठीक है। और इन सेलों को हमें डिटेल में पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इनकी कहानी कल बताई जाएगी, दोनों सेलों को तुम्हें ध्यान रखना है।